नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। चीन और भारत, इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या ये अब तृतीय विश्व युद्ध के संकेत हैं? इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या विवाद है, क्या आगे मोड़ लेगा, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। और अब इन सभी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है, तो क्या ये तृतीय विश्व युद्ध के संकेत हो सकते हैं? यह माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच यदि युद्ध होगा और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, विशेषतर करके कोरोना संक्रमण के बाद, तो उसे ये तय है कि यदि भारत और चीन के बीच कोई युद्ध शुरू हुआ तो ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। आज भारत के साथ अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्र भारत की सहायता के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं रूस तटस्थ भूमिका में आ गया है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पिछले कुछ वर्षों में सुनियोजित रूप से चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता देकर और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ के, क्योंकि हमारी चीन की सीमा लगी हुई है, हमारी नेपाल की सीमा लगी हुई है, हमारे साथ श्रीलंका और पाकिस्तान की भी सीमाएं लगी हुई हैं। तो पिछले एक दशक में सुनियोजित रूप से चीन ने यहाँ हमसे व्यापार भी बढ़ाया, हमारे साथ अच्छे रिश्ते भी कायम किए और उसी बीच हमको सीमा के क्षेत्र में घेरने का प्रयास भी किया। तो ये जो चीन की विस्तारवादी नीति है, ये हमेशा से रही है। भारत इस मामले में थोड़ा सा व्यापार को बढ़ा के कि चीन हमसे बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहा है तो वो कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, शायद ये विश्वास भारत सरकार का आज सबसे कठिन दौर में भारत को ले जाकर खड़ा कर रहा है। अब नेपाल जैसे देश भारत को आंखें दिखा रहे हैं। सीमा का नया विवाद, अभी हम पीओके को लेके बात करते थे और पाकिस्तान का हमेशा हमारा जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के साथ झगड़ा चलता था। अब ऐसी झगड़ा हमारा नेपाल से शुरू हो गया। नेपाल एक ऐसा देश था कि यदि हम उसको एक राज्य की तरह भी मान लें कि निर्बाध रूप से लोगों का आना था, जाना था, व्यापार था, हमारी सारी व्यवस्थाएं भारत की ऐसी थी कि जो बिहार के लोग होते थे, मधेसी लोग होते थे, उनको लगता है कि नेपाल भी हमारा है और नेपालियों को भी लगता था कि भारत हमारा है। करोड़ों नेपाली भारतवर्ष में काम करते हैं और आज से नहीं करते, बहुत वर्षों से करते हैं। हमारे यहाँ सेना में नेपाली हैं। लेकिन आज जिस तरीके से चीन ने उन सबको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, तो हमारे लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने एक कोरोना संक्रमण के बाद और चीन का जिस तरीके से पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ा है, उसकी सैन्य शक्ति बढ़ी है, उसका आर्थिक जनाधार बढ़ा है, उसके बाद से चीन को नियंत्रित करने की जो विश्वव्यापी शक्तियां हैं, उन्होंने भारत को अपना कहीं ना कहीं मोहरा तो बना लिया है। एक चीज और यहाँ पर निकल के आती है, चीन का सबसे बड़ा बाजार भारत है और उसके बावजूद भी चीन ऐसी हरकतें कर रहा है, सीमा विवाद बढ़ा रहा है। तो क्या ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी रही है उसकी, चीन की? ये देखिए, चीन ने वैश्विक व्यापार संधि के बाद जो लाभ दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा चीन ने उठाया है। चीन के पास और भारत के पास सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। पूरी दुनिया में 730 करोड़ की आबादी है, भारत के पास 130-135 करोड़ की आबादी है, तो चाइना के पास 143-145 करोड़ की आबादी है। 1990 तक भारत चीन से हर मामले में आगे था। हमारी जीडीपी उनसे अच्छी थी, हमारी जो लोगों की आय थी वो चीन के मुकाबले ज़्यादा थी, हमारे विकास चीन के मुकाबले अच्छे थे और 1990 तक हम चीन से हर मामले में आगे थे।
लेकिन जैसे 1993 के बाद वैश्विक व्यापार संगठन और विश्व व्यापार संधि शुरू हुई, तो उसमें चीन ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया और अपनी आबादी को उसने काम पे लगाया, और यहाँ हम उसमें पिछड़ते चले गए। चीन ने वैश्विक जो कानून बने हुए थे उनका कोई पालन नहीं किया। उन्होंने जितनी मजदूरी, कम मजदूरी में भी लोगों से काम कराया। उनके यहाँ लाइसेंस राज को उन्होंने खोल दिया, आप काम करो, उत्पाद को सस्ता से सस्ता बनाओ और विदेशों में सप्लाई करो। उनकी इस रणनीति ने 1993 और विशेष रूप से 2003 के बाद, जब ये पूरा मुक्त रूप से खुल गया 2003 से, तो 2003 के बाद सारी दुनिया के देशों में चीन ने बड़ी तेजी के साथ अपने उत्पादों को भेजना शुरू किया। तो जो चीज हमारे रोजगार से जुड़ी हुई थी वो भी हमसे छिन गई, लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम चीन से सस्ता सामान मंगाते रहे और यहाँ की आबादी को देते रहे। यहाँ की आबादी कैसे काम करेगी, कैसे रोजगार से जुड़ेगी, ये ध्यान पिछले 15 वर्षों में भारत ने नहीं दिया। और भ्रष्टाचार, लाइसेंस और ये जो श्रम कानून है, ये सबसे बड़ी बाधा बने रहे, जिसके कारण भारत में 1990 या 2003 तक जो होता था वो रोजगार भी अब हम खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चीन का मुकाबला आर्थिक दृष्टि से कर पाना बहुत मुश्किल है। डिमांड और सप्लाई, हम चीन के ऊपर इतने ज़्यादा आश्रित हो गए कि हम 20 रुपये का निर्यात करते हैं और 100 रुपये का चीन से आयात करते हैं। तो हम खाने पीने की चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हर मामले में चीन के ऊपर डिपेंड हो गए। तो ऐसी स्थिति में चीन ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि यदि भारत हमसे लड़ेगा तो चीन को अपने भारत को आंतरिक स्थिति में भी अपनी जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चीन बहुत आक्रामक होकर और आज भारत के साथ अपनी सीमाओं के विस्तार में काम कर रहा है। और उसका जो है कि हम भारत को कॉरिडोर बना के चीन, मतलब जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये जो कॉरिडोर बनाकर हम पूरे विश्वव्यापी अपने व्यापार को बढ़ाएं, इस दिशा में चीन काम कर रहा है। और आज चीन जिस हैसियत में है, तो उसको लेके चीन का जो विस्तारवादी नीति है, तो यही घमंड है शायद उसके लिए कहीं दुखदाई भी होगा और यही तृतीय विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। दूसरी चीज और निकल के यहाँ पे आ रही है, जैसे चीन और भारत का सीमा विवाद चल रहा है, लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, इसमें खुद भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप है। इसको किस तरीके से देखिए, ये जो विरोध है, चीन के सामान का हम विरोध कर रहे हैं और कुछ सामान ले जाके जला दे रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, आज भारत के हर आदमी के पास जो मोबाइल फोन है वो चीन का है। जी, बिल्कुल। आज भी हम इंटरनेट पे जो भी काम कर रहे हैं वो चीन पे कर रहे हैं। हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने हैं वो सब चीन के हैं। हमारी टीवी भी चीन की है। सरकार इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही, सरकार चुप है। यदि ये प्रतिबंध लगाना है, चीन के सामान का बहिष्कार करना है, तो ये तो सरकार को करना चाहिए ना। लेकिन आज सरकार ना करके और इसे एक उपक्रम मान के कि कुछ लोगों को ये कह के कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, और लोगों ने अपनी चीजें जो हैं वो जलाना शुरू कर दी या एक विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो इससे तो कुछ होगा नहीं। आज भारत में अरबों रुपए का चीन का बना हुआ सामान भारत के व्यापारियों के पास है। आप खुद ही आर्थिक तौर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हो, तो उस सामान का विरोध करके या उस सामान को आप नहीं बेच के अपने ही नुकसान करेंगे। ये भी चीन के फायदे में जाता है। अच्छा। होना तो ये चाहिए कि भारत सरकार चीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले, चीन का आयात बंद कर दे। चीन का निर्यात जो हो रहा है उस पर हमारा निर्यात बहुत कम है। यदि हम 100 रुपये का आयात करते हैं तो मात्र 25 रुपये का ही निर्यात कर पा रहे हैं। तो चीन से जब हम आयात पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो चीन को निश्चित रूप से इसे धक्का तो लगेगा। लेकिन हम वो ना करके यदि केवल चीनी वस्तुओं को जला के विरोध करके और ये आर्टिफिशियल एक मुखौटा लगा के यदि विरोध करते हैं तो इस विरोध का कोई मायना नहीं है।
जैसे अमेरिका, जापान जैसे देश हैं जो भारत के समर्थन में सामने आ रहे हैं, रूस अब स्थिर है, तो इसका क्या कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है? देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर अमेरिका ने चीन के ऊपर एक दबाव बनाया था कि कोरोना संक्रमण चीन से फैला है जी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीन से मुआवजा मांगने तक की बात कर दी थी कि चीन ने जानबूझ के ये वायरस फैलाया है और इसके लिए दोषी है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी ऐसा ही नाजी जब ये युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का जुर्माना वसूल किया गया था। तो हम 100 साल पुराने, 90 साल पुराने इतिहास में फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं जो विश्व युद्ध के कारण बने थे। तो सारे देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसानी हुई थी वो वसूली करने की प्रक्रिया की थी। उससे उनकी हालत बहुत ख़राब हुई और बाद में उसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध भी केवल कंपनसेशन वसूलने के कारण हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चीन पे कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया और उसका मुआवजा भी मांगने की बात करी, तो जो चीन की सैन्य शक्ति और जो चीन का विस्तार हो रहा था पूरी दुनिया के देशों में, चीन का असर बढ़ रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो मांग शुरू की थी उसका कई देशों ने समर्थन भी किया। ये चीन के लिए एक ऐसा हमला था कि यदि वो इस हमले में दब जाता तो चीन को बर्बाद होना पड़ता। अब चीन को बचने के लिए एक यही रास्ता रह गया है कि वो कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके का दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा था उससे बचने के लिए वो एग्रेसिव रूप में सामने आया। उसमें भारत जाने अनजाने मोहरा बन गया है। अच्छा। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले 6 साल में बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। हमने सेना और सैन्य सामान सबसे ज़्यादा अमेरिका से खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदे हैं, इजराइल से खरीदे हैं, लेकिन हमने रूस से भी नहीं खरीदे, जबकि परंपरागत रूप से हम रूस से सैनिक सामान सबसे ज़्यादा खरीदा करते थे। लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत मजबूत हुए। उन्होंने रूस के साथ अपने संबंधों को लगभग ख़त्म कर लिया था। फ्रांस और इजराइल के साथ उन्होंने अपने संबंध बढ़ाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका का चीन के साथ जो विवाद पहले से चल रहा था, ये उनका शक्ति संतुलन का विवाद था। हमारे सैन्य अभियान में अमेरिका की भागीदारी बढ़ी, अमेरिका का हमारी तरफ झुकाव बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते थोड़े से कमज़ोर किए। इस बीच चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए, पाकिस्तान को खूब आर्थिक सहायता दी। कई बार जब पाकिस्तान से हमारे विवाद हुए आतंकी गतिविधियों को लेकर, हाफिज सईद या दूसरे मामले में, तो चीन ने वीटो का उपयोग किया। इस बात को भी भारत सरकार नहीं समझ पाई। वो चीन नेपाल को भी मजबूत करता रहा, पाकिस्तान को भी मजबूत करता रहा। वो पूरी भारत की सीमा के आसपास सारे निर्माण कार्य करते हुए कॉरिडोर बनाता रहा और हम उसके साथ तब भी व्यापार बढ़ाते रहे। हम चीन के राष्ट्रपति से अपना दोस्ताना संबंध बना रहे थे, जबकि ये जान रहे थे कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भूल तो हुई है कि शायद भारत ये समझ बैठा था कि व्यापार हमारा सबसे ज़्यादा है, इसलिए चीन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा या सीमा पर कोई विवाद नहीं करेगा। तो ये भारत की भूल थी और उस भूल का खामियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। एक चीज़ और आती है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, भूटान हुआ, ऐसे देशों में चीन ने अपना निवेश बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत बनाया है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत के अपने पड़ोसी देश जो हैं उनसे संबंध थोड़े कम हुए या खराब हुए हैं। तो इसको अब किस देखते हैं क्या असर होगा, इसकी स्थिति कैसी? देखिए, आज हमारी पूरी सीमा क्षेत्र जो हैं वो सारे के सारे असुरक्षित हो गए। श्रीलंका में चीन का भारी निवेश है। आज श्रीलंका के ऊपर चीन का ज़्यादा प्रभाव है। बांग्लादेश के ऊपर भी चीन ने अपना निवेश बहुत तेजी के साथ बढ़ाया।
पाकिस्तान तो पूरी तरह से उसके रेमो करम पे स्थापित है। जब हमने नेपाल के साथ हमारी तलखी बढ़ी और हमने कुछ दिन के लिए उस पर रोक भी लगा दी थी व्यापार वगैरह में, तो वो तलखी और बढ़ गई। तो इस बीच में चीन ने नेपाल को भी बहुत बड़ी आर्थिक सहायता दे के और उस तक अपनी सीमा बढ़ा ली। अब चीन भी हमारा पड़ोसी है, नेपाल भी पड़ोसी है, बांग्लादेश भी पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, और आज हमारी अधिकांश सीमाएं इन्हीं क्षेत्रों में बनी हुई हैं। अब ये सारी सीमा क्षेत्र से जब हमें चुनौतियां मिल रही हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो चीन से लगे हुए हैं, वहाँ पर सिक्किम हो, मेघालय हो, या ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर भी चीन बड़ी तेजी के साथ अपनी खुद की शक्ति बढ़ा रहा है। तो चीन खुद भी वही काम कर रहा है, वही काम पाकिस्तान के थ्रू करा रहा है। हम पिछले 5 साल से आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोक पाए। आतंकवादी घटनाएं अभी भी सीमा क्षेत्र में रोज आए गए दिन हो रही हैं। इतनी सारी मुठभेड़ हुई, इतने सारे आतंकवादियों को मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद भी वो नियंत्रित नहीं हो रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कंट्रोल भी नहीं कर पाए। हर बार चीन ने वीटो करके और उसे आर्थिक मदद भी पहुंचाई, सामरिक मदद भी दी, और इसके साथ साथ विश्व संगठनों में उसकी रक्षा करने का काम भी किया। इसके बाद भी हम चीन को इतना सारा व्यापार देते रहे और फिर भी हम चीन को यदि नियंत्रित नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं भूल तो है। एक बात और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार विपक्ष पे निशाना लगा रही है, राहुल गांधी और कमलनाथ है, उनको बोल रही है कि चीन के साथ उनकी साठगांठ है, ऐसा आरोप लगाए हैं। अभी की स्थिति में क्या ऐसे आरोप लगाने का क्या मतलब निकलता है? देखिए, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी रोज सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री और सरकार को कटघरे में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है। जब सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो भाजपा बड़ी एग्रेसिव पार्टी है, इसका बहुत बड़ा संगठन है, और इनके यहाँ एक सुनियोजित रूप से अपनी बात कहने के लिए बड़े बड़े माउथ पीस हैं। तो अब आज इन्होंने जैसे एक 90 लाख रुपए का मामला राजीव फाउंडेशन को कोई चीनी दूतावास ने मदद करी, तो अब ये वो मदद की, तो राजीव गांधी फाउंडेशन आज सरकार के नियंत्रण में है। यदि उसमें कुछ गलत हुआ है तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई ना करके यदि आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने चीन से चंदा लिया, या कमलनाथ पे ये कहा जाता है कि 2004 में उन्होंने चीन को कुछ ड्यूटी कम की, तो उन्होंने चीनी एजेंट के रूप में काम किया है, यदि ये कहा जाता है, तो ऐसी ड्यूटी तो भारत सरकार ने पिछले 6 साल में बहुत सारी कम की हैं। अच्छा। 2014 तक भारत का जो व्यापार था चीन के साथ वो बहुत कम था, केवल 25% था आज की तुलना में। वो 75% पिछले 6 सालों में बढ़ा है। बहुत सारी ड्यूटी कम की हैं। तो जो कांग्रेस में बोलने वाले नहीं हैं, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, तो वो उनकी बात को दबाने के लिए एक राजनीतिक जो कहते हैं ना प्रोपोगंडा है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप कहीं से कहीं तक कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके बाद संघवी ने और भी दूसरे लोगों ने, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ताओं ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए कि भाई राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के चीन गए, वो बताएं कि उनके चीन के क्या रिश्ते थे। अब इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हमेशा होते रहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है मूल मुद्दे से भटकाना। तो ये जो मूल मुद्दे से कांग्रेस को भटकाना है, या राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर एक दबाव बनाना है, ये केवल यही माना जाना चाहिए कि एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये कितना बनाने में सफल हो पाते हैं, ये सरकार और उनके बीच की लड़ाई है, पक्ष और विपक्ष की। तो इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, और सरकार के पास तो पूरे अधिकार हैं, वो चाहे यदि कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करें, लेकिन दोनों इस मामले में वैसे ही करते आए हैं जैसा पहले भी हो रहा था, आज उससे ज़्यादा हो रहा है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीके से आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, चीन और भारत का जो सीमा विवाद है
कहीं ना कहीं क्या ये तृतीय विश्व युद्ध के संकेत दे रहा है, नहीं दे रहा है? फिलहाल खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।